याद रखिएगा, आपके पास ये पावर है कि आप जीना चाहते हैं, पर आपने एक गड़बड़ मान ली, आप एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ले पाए कि ये बीमारी आपके पास आई है। नहीं, आप बीमारी को बुला रहे थे। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये डेथ इंस्टिंक्ट बेसिकली हमारे बेकार के बिलीफ से आती है। लिव बटन है, एक जिंदा रहने वाला बटन है और एक डाई बटन है। वो कहने लगा कि यार ये तो सभी के साथ होता है। राजा हरिश्चंद्र को भी याद रखिएगा शमशान में नौकरी करनी पड़ी थी, भगवान राम को भी 14 साल वनवास करना पड़ा था। तुम तो धर्म कर्म को मानने वाले हो, तो रो क्यों रहे हो। उसने फिर कहना शुरू कर दिया। उसने फिर उससे कहा कि देखो, पांडवों को भी वनवास हुआ था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लर्निंग होती है लाइफ की, ये इवेंट है, इनको ख़राब और बढ़िया मत बताइए, ये दोनों ही बढ़िया ठीक नहीं है, ये इवेंट है, बस आ रही है, आप इसके साथ लर्निंग कर रहे हो, आगे बढ़ जाओ। उसने फिर कहा पर मेरे पास कार नहीं है, मेरे मेंटोर ने कहा तुम्हारे पास कैंसर भी नहीं है। जो 20% लोग हैं जिन्होंने अपने आप को नहीं, जो डिफीट को एक्सेप्ट नहीं करते बीमारी की, और वो हमेशा विन करना चाहते हैं, और उन्होंने पाया कि 60 to 70% ऐसे लोग हैं जो डिफीट करने के लिए तैयार रहते हैं। भैया, अर्थक्वेक ने आपका मकान गिरा दिया, वो गिर गया, इस पर 1-2 घंटे के लिए रोना जरूरी है, रो लेना, कथारसिस हो जाएगी, हल्के हो जाओगे, पर जीवन भर नहीं रोना। अगले पल पर किसी पेड़ के नीचे, किसी बढ़ाई के को लाकर एक झोंपड़ी बना लेना। कि कई बार जब आप ऑथेंटिक वे में एक मिरेकल की तलाश में जाते हैं और आप अंदर की एक स्पिरिट को जागृत कर लेते हैं, जो आपके जीने की स्पिरिट है, जीने की चाह है, और आप उन बातों को मानते ही नहीं हैं जो रेफरेंस दुनिया आपको दे रही है, ये बीमारी ऐसे करती है, ये बीमारी में ऐसा होगा, फिर आपकी बीमारी में ऐसा होगा, 6 महीने बाद आपको ये हो जाएगा, 8 महीने के बाद ये होगा, 21 साल की उम्र में ये हो जाएगा। वो कहता है मेरे नहीं हो, किसी और के लिए होगा। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं जब 10 लोगों को ये चॉइस दी गई कि आप अपनी बीमारी को, जो बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, उसे ठीक करने के लिए आप ऑपरेशन करवाना पसंद करेंगे, या फिर डॉक्टर ने उसे दूसरी चॉइस दी कि मैं आपको सिर्फ ये कहूँ कि कुछ एक चेंजेस कर लो अपनी लाइफ स्टाइल में, सोचने के तरीके में कुछ एक बदलाव कर लो, तो पता है रिज़ल्ट क्या आएगा। रिज़ल्ट यह है कि 10 में से 8 लोगों ने कहा कि साहब हम ऑपरेशन करवाना चाहेंगे, और सिर्फ 2 लोगों ने ये कहा कि वो अपनी लाइफ के जो तरीका है जीने का, उसे बदलने के लिए तैयार हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है। ये वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट होने जा रही है आप लोगों के लिए। इसलिए इम्पोर्टेंट होने जा रही है कि आज 21st सेंचुरी में हमारे पास अनलिमिटेड बीमारियां हमारे दरवाजे पर खड़ी हैं, और अब तो हमें ये भी पता चलने लगा कि बीमारियां अगर हमने उन्हें कैजुअल वे में लिया तो बहुत बड़ी कैजुअल्टी भी कर देती हैं। और ये भी पता चल रहा है कि जितनी दवाइयां हम खा रहे हैं उतना ही हमारे अंदर बीमारियों का एक तरह से प्रवेश भी हो रहा है, मिजरीज एक्सटेंड हो रही हैं, ठीक नहीं हो रही हैं, साइड इफ़ेक्ट भी हमारे सामने आते हैं। तो एक किताब जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इससे पहली वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा, वही किताब मैं अभी फिर शुरू कर रहा हूँ आपके सामने। इस किताब का नाम है लव, मेडिसिन एंड मिरेकल। आप कहेंगे साहब मिरेकल, मेडिसिन की दुनिया में ये वर्ड तो आता ही नहीं है, लेकिन मैं जिस आदमी ने लिखी है वो सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर ही नहीं है, वो एक एटीट्यूड बिल्डर नहीं है, या वो फिर एक बाबा भी नहीं है, वो एक सर्जन है, और उसका नाम है बड़ा पॉपुलर, बर्नी सीगल। और आज मैं उसके पहले चैप्टर और इंट्रोडक्शन की बात करूंगा इस किताब की। कुछ एक चीज़ें आपके लिए चौंकाने वाली आएंगी। अगर आप ये मानते हैं कि आप किसी बीमारी के दरवाजे पर खड़े हैं, या बीमारी आ चुकी है और आपको ये कहा गया है कि ये बीमारी ठीक नहीं होगी, तो यहाँ से मैं आपको बहुत सारे रास्ते दिखाने की कोशिश करूँगा। इससे पहली वीडियो आप लोगों ने बहुत लाइक की है, बहुत ही अच्छे कमेंट आए हैं, बहुत लोगों ने लाइक किया, शेयर किया, आपने भी शेयर किया होगा, नहीं किया कोई बात नहीं, कर दीजिएगा, किसी का भला होगा। क्योंकि उसमें ये भी किताब में लिखा है कि जब हम दूसरे की भलाई के लिए कुछ करते हैं तो हमारी भलाई ऑटोमेटिकली होती है। ये साइंटिफिक फैक्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत सारे आइडियाज़ मैं आपके साथ देने जा रहा हूं, तो इस वीडियो में आप ये समझिएगा कि जो किताब के, इस बुक के रेफरेंस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि एक तरह से फ्लो बने इसमें,
ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो बेहद इम्पोर्टेंट होगी। मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हुए हैं, करीब करीब 20 से ज़्यादा पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि मेरे पास सैकड़ों नहीं हज़ारों पॉइंट्स हैं आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। दिल से मैं करूँगा तो हो सकता है कि मैं बहुत बढ़िया तरीके से इस कंटेंट को यूट्यूब के पॉइंट व्यू से ना दे पाऊँ, बीच बीच में गैप आए 2-4-10 सेकंड का, तो मेरे साथ एंजॉय करिएगा। शुरुआत मैंने करी है कि जब लोगों से ये पूछा गया कि ठीक होने के लिए, और ये किससे पूछा गया, उन मरीज़ से जिनके पास सबसे ख़तरनाक बीमारी आ चुकी थी, उनके अनुसार उनसे कहा गया कि बताइए आपका ऑपरेशन ठीक रहेगा या फिर आप अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना चाहेंगे। 8 लोगों ने कहा ऑपरेशन कर दो, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि 8-10 दिन में ठीक हो जाऊंगा, मैं इस अस्पताल से बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा नहीं। आज हम उन 8 लोगों की भी बात करेंगे, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और इन 2 लोगों की भी बात करेंगे जिसे डॉक्टर्स या फिजिशियंस कभी स्टडी नहीं करते। हमारे फिजिशियंस या हमारे डॉक्टर सिर्फ स्टडी करते हैं मेडिसिन बीमारी को और बीमारी को ठीक करने वाली मेडिसिन को, लेकिन वो कभी उस आदमी को स्टडी नहीं करते जिसने उस बीमारी को लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी बातें जो भी लिख रहे हैं वो डॉक्टर लिख रहा है, तो आप कृपया बुरा मत मानिएगा अगर आप एक डॉक्टर हैं। तो मैं इसमें कहीं भी कोई अपनी बात नहीं कहूँगा, मैं अपना कोई आइडिया इसमें नहीं दूंगा, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर दूंगा कि एक डॉक्टर का जो एक्सपीरियंस है, उसने जो किताब लिखी है लव मेडिसिन एंड मिरेकल्स, वहाँ से हम क्या क्या चीज़ों को उठा सकते हैं। बहुत ही प्यारी बातें लिखी हैं, और अभी तो मैं उसके कुछ एक पेज भी नहीं पूरी तरह से पढ़ पाया हूँ, पर मैं मोटिवेटेड हो गया हूँ कि अगर मैं पूरा चैप्टर पढ़ लूँगा तो मैं मुश्किल हो जाएगी एक वीडियो में लाना, तो मैं जितना पढ़ा करूँगा आपको देता रहूँगा और इसको आप एंजॉय करिएगा। उन्होंने डॉक्टर ने कहा है कि वो जब 10 साल के थे उनको ट्यूबरकुलोसिस हो गई थी, जिसको हम टीबी कहते हैं, और वो बहुत दुबले पतले थे। और जब उनको किसी अस्पताल में रखा गया या किसी जगह पर रखा गया डॉक्टर सीगल को, तो उन्होंने कहा कि हमने ग्रुप बना लिया, 2 ग्रुप लोगों ने 2 तरह का ग्रुप बन गया। एक जिसमें जो बहुत लोग प्लेफुल थे और जो बीमारी से डर नहीं रहे थे बल्कि बीमारी को लाफ ऑफ कर रहे थे, लाफ एट कर रहे थे, और दूसरे वो बच्चे थे जहाँ पर बहुत ही वो सीरियस थे बीमारी के लिए। तो ये पाया गया कि जितने लोग प्लेफुल थे और वो अपना मेडिकेशन उनका चल रहा था, लेकिन जितने लोग प्लेफुल थे या ज़्यादा पॉजिटिव थे, ये तेज़ी से ठीक हो रहे थे और ये जल्दी से डिस्चार्ज भी हो रहे थे। इसका मतलब ये था कि मेडिसिन के अलावा कोई और भी इन लोगों की या इन बच्चों की हेल्प कर रहा था। और वहीं से डॉक्टर सीगल ने कहा है कि मैं एक डॉक्टर सर्जन ज़रूर बन गया हूँ, लेकिन मैं उस पावर को जानता हूँ कि हमारे माइंड के अंदर जो ये प्लेफुलनेस आई थी या जो पॉजिटिविटी थी जो या पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन थी, वो कहीं ना कहीं एक रोल अदा कर रही थी हमारी हीलिंग में। ये तो आपके इसी बारे में मैंने इससे पहले वीडियो भी आपके साथ शेयर की है, जिसको हम प्लेसिबो कहते हैं। प्लेसिबो बेसिकली एक इंटरनल हीलिंग पावर को कह सकते हैं, या फिर यूँ समझिए कोई एक्सटर्नल गॉड है जो आपको ठीक करना चाहता है। जो मेडिसिन के नाम पर भले ही आपको शुगर पिल दे दी जाए या सिर्फ आपको ताबीज़ पहना दिया जाए या राख की पुड़िया दे दी जाए तो आप ठीक हो सकते हैं, याद रखिएगा। और ये देखा गया है कि वो 1/3 लोग हैं। इसका मतलब ये है कि हम में से अगर 100 लोग बीमार हैं किसी बीमारी के, तो 33 लोग या 30 लोग या 35 लोग ऐसे हैं जो बगैर दवाई के भी ठीक हो सकते हैं, अगर उनको एक एश्योरेंस दी जाए, अगर उनको पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन दी जाए कि आप ठीक हो जाएंगे। इस एक्सपेक्टेशन को याद रखिएगा, होप कहा जाता है। और डॉक्टर बर्नी सीगल ने यह भी कहा है कि कई बार हमारे पास, इवन डॉक्टर्स के पास, हमारे पास नहीं, इवन डॉक्टर्स के पास, जो बर्नी सीगल की फ्रेटर्निटी है, उन्होंने कहा कि कई बार उनके पास ये रेफरेंस आ जाते हैं कि ये जो बीमारी एक्स आई है वो आपके पास कोई भी बीमारी हो सकती है। वो बीमारी जो एक्स आई है बेसिकली उसके ये 3 ही अप्रोच हैं, या तो सर्जरी कर लीजिएगा या ये कर लीजिएगा या मेडिसिन खा लीजिएगा, और उस मेडिसिन में भी XYZ मेडिसिन है, ठीक है ना, वह ABCD है। और जैसे ही ये आदमी या ये डॉक्टर ये कहता है मरीज को कि भाई देखो मेरे पास ये ऑप्शन है या इसके अलावा ये बीमारी ठीक नहीं होती है, ठीक है ना, तो वो एक तरह से उसकी होप को ख़त्म कर देता है और वो डरता रहता है, वो फियर में रहता है ये आदमी, ये करते हुए भी कि ये दवाई अगर ठीक ना, इन्होंने ठीक काम नहीं किया तो। और ऐसे बहुत सारे रेफरेंस उस आदमी को मिल जाते हैं अस्पतालों में आसपास से कि यार मैंने तो कराया था, मेरा तो कुछ हुआ नहीं।
या फिर पता चल जाता है उस आदमी की सर्जरी हुई थी, वो ठीक नहीं हुआ और उसकी डेथ भी हो गई है। ऐसे रेफरेंस इस आदमी के आशा को ख़त्म कर देते हैं। कई बार ऐसे लोग, या कोई आदमी है, ये आदमी है मान लेते हैं बीमार है, इसे कोई आदमी कहता है, इसका रिश्तेदार कहता है, या हम जैसा कोई आदमी कहता है यार तू ठीक हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगा, अंदर का तेरा जो हीलिंग पावर है प्लेसिबो, उसे जागृत कर, तू ठीक हो जाएगा। तो ऐसे में कई बार इस डॉक्टर ने लिखा है इस किताब में कि कई बार हम ही डॉक्टर उस आदमी की इस आशा को भी ख़त्म कर देते हैं और हम उसको धमका के कहते हैं कि डोंट लिव इन फॉल्स होप। तो यहाँ पर डॉक्टर बर्नी सेगल ने कहा है कि अगर किसी आदमी के पास कोई आशा ही नहीं है और अगर उसे कोई आदमी फॉल्स होप ही दे रहा है, तो यार तुम्हारा जा क्या रहा है? तुम्हें तो इतना पता है कि बस इतने ही ऑप्शन है, जबकि हो सकता है कि कल इसकी ऑप्शन और 10 ऑप्शन आपके पास और हो जाए। तो वो फॉल्स होप के लिए भी मना कर देते हैं। तो डॉक्टर बर्नी सेगल ने कहा कि कहीं से भी आपको होप मिले, उस होप को ले लो। और होप लेने के लिए, यहाँ पर मैं राम वर्मा अपनी बात करूँगा, होप लेने के लिए आपके पास हमेशा रेफरेंसेस होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हम गड़बड़ क्या करते हैं, हम उन रेफरेंसेस को ज़्यादा याद कर लेते हैं या उनकी ज़्यादा बात सुनते हैं जो बेसिकली नेगेटिव रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है ना। और देखिएगा निगेटिव रेफरेंसेस ये होते हैं कि जी ये बीमारी ठीक नहीं होती, इसमें तो मौत होनी ही होनी है, या ये तो आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर देगी, इसमें दवाई काम नहीं करती है। तो ये रेफरेंसेस हमारे लिए बन जाते हैं। लेकिन कई बार हम एक काम को नहीं करते, वो रेफरेंस ये है कि जो पॉजिटिव रेफरेंसेस हैं हम उनको ना तो सुनना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू हियर देम, हम उनको सुनना भी नहीं चाहते। सही बात तो ये है कि जिन लोगों ने उस पॉजिटिव रेफरेंस को जिया है, कुछ लोग रहे होंगे उन्होंने उस बीमारी को ठीक किया होगा, हम उस आदमी को स्टडी भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमें बीमारी को स्टडी करना होता है। डॉक्टर बर्नी सेगल और जितने भी हीलर हैं उनका ये मानना है कि आपको आदमी को स्टडी करना है। हम उस आदमी को क्यों नहीं स्टडी करते जिसने कैंसर को हरा दिया बगैर दवाइयों के? हम उस आदमी को क्यों नहीं स्टडी करते जिसको डायबिटीज़ 2 हुई है और उसने ठीक कर लिया योगा से या कुछ सोच विचार से? हम उस आदमी को क्यों नहीं स्टडी करते जो पेशेंट था डिप्रेशन का, और जब लग रहा था कि वो 10 गोलियां खा रहा है और गोलियां नहीं छूटेगी, और एक दिन उसने डिसीजन लिया और उसके बाद उसको कभी डिप्रेशन नहीं हुआ? उस आदमी को आपने क्यों नहीं स्टडी किया? लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ डिप्रेशन को स्टडी करते हैं, हम उस आदमी को इम्यून स्टडी नहीं करते। यहाँ पर दूसरी चीज़ भी यहाँ पर समझ लीजिएगा कि एक बड़ा क्वेश्चन आया था और एक बहुत बड़े मेडिसिन के एक्सपर्ट हुए हैं जिन्होंने शायद पेंसिलिन बनाया, उनका नाम है लुई पास्टर। वहाँ पर एक सवाल आया था, सवाल यह आया था कि सोयल इम्पोर्टेंट है या जर्म इम्पोर्टेंट है? सोयल का मतलब है हमारी बॉडी और जर्म का मतलब है कि जो डिजीज़ क्रिएट करने वाले बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं या फिर कैंसरस सेल है। लुई पास्टर ने यह माना था कि इट इज़ द जर्म विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट और हमें इसे स्टडी करना चाहिए। कहते हैं कि जब लुई पास्टर मर रहा था, अंतिम टाइम पर था, अपने डेथ बेड पर था, तो उसने भी ये मान लिया था कि मेरी एक गलती हुई है। गलती ये है कि मैंने जर्म को इम्पोर्टेंट माना है। निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छा एंटीबायोटिक पेंसिलिन निकाला था, उससे बहुत लोगों की जान बची है। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल पेनेसिया, यानी कि एक ऐसी ड्रग जिससे लोग ठीक होते थे। लेकिन बाद में उन्होंने यही माना इट वाज द बॉडी जिसको हमें स्टडी करना है। आखिर अगर वो जर्म इतनी हिम्मत रखता है कि वो किसी भी बॉडी को मार रहा है, बहुत लोगों को कोई जर्म मार देता है, तो सबको क्यों नहीं मार रहा है? कुछ लोग अपने आप ठीक क्यों हो रहे हैं उससे, या कोई अटैक ही नहीं कर पा रहा है? और यहाँ पर एक चीज़ हमें दी गई है, वो ये दी गई है फ्रेंड्स कि कई बार हम एक वर्ड देते हैं कि डिजीज़ इज़ कैचिंग अप पीपल, ठीक है ना। हम कहते हैं कि जी बीमारी फैल रही है। याद रखिएगा, बीमारी फैल रही है, ये एक कॉमन वर्ड है जो आपने सुना होगा और आप इससे डरते भी हैं। हम ये कहते हैं कि डिजीज़ इज़ कैचिंग अप पीपल, लेकिन सही बात तो है ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। बीमारियां लोगों को नहीं पकड़ रही हैं, इट इज़ द पीपल, ये तो लोग हैं हु आर कैचिंग अप द डिजीज़। अगर आप ये चीज़ सोच लें तो याद समझ लीजिएगा, यहाँ लोग इसको इसलिए नहीं मानते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। इसे इसलिए नहीं मानते क्योंकि यहाँ पर आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ जो मैं अक्सर
दोहराता हूँ। मैं एक बार डॉक्टर दीपक चोपड़ा की वर्कशॉप कर रहा था। दीपक चोपड़ा के बारे में आपने सुना ही होगा, बहुत बड़े डॉक्टर हैं और वो माइंड और बॉडी के ऊपर बहुत काम करते हैं। उनके ये किताब भी आई है, क्वांटम हीलिंग। ये वर्कशॉप शायद साइंस सेंटर में थी या किसी दूसरे सेंटर में थी। मैं उस एग्जैक्टली दिल्ली में कुछ साल पहले की 10-12 साल हो गए होंगे। तो उन्होंने कहा है कि क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर की जो हीलिंग पावर है, यानी कि आपके अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं या आपकी इम्यूनिटी पावर है या इम्यून सिस्टम है ओवरऑल मिलाकर, जो आपके मुंह से शुरू हो जाता है, स्किन से शुरू हो जाता है आपका इम्यून सिस्टम, यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया आपकी स्किन पर ही मार दिए जाते हैं जो स्किन के माइक्रोब्स होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं पॉजिटिव। तो उन्होंने कहा कि क्या क्या आप जानते हैं कि आपके इम्यून सिस्टम में इतनी पावर है कि वो किसी भी बैक्टीरिया से, किसी भी वायरस से, किसी भी कैंसर सेल से 10,000 से 1,00,000, 10,000 से 1,00,000 गुना अधिक मजबूत है आपका इम्यून सिस्टम। यानी कि आपका जो इम्यून सिस्टम की सेल है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, ठीक है ना, नेचुरल किलर सेल जिनको हम कहते हैं, वो 10,000 से 1,00,000 गुना अधिक मजबूत हैं किसी भी वायरस से, चाहे वो ईबोला है, स्वाइन फ्लू है, ये पैंडेमिक वाला वायरस है, ठीक है ना। फिर उन्होंने कहा है कि जब ये इतना स्ट्रॉन्ग है हमारा इम्यून सिस्टम, और कमाल की बात है कि ये बिलियंस में है, रादर ट्रिलियंस में है, और वो जो बैक्टीरिया आता है वो एक आता है, ठीक है ना, और वो मल्टीप्लाई करने लगता है। तो उन्होंने कहा कि फिर ऐसा क्यों होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम एक बैक्टीरिया के सामने, कई बार उसकी संख्या ही एक होती है, वो हिम्मत हार जाते हैं 10,000, जबकि ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है और ये 10,000 गुना अधिक स्ट्रॉन्ग भी है। तो उन्होंने एक एनालॉजी दी जो मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव बिलीफ को लेकर चलें। फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसमें, और वो मुझे बहुत अच्छी बात लगी, और उस दिन की बात लेकर मैंने अपने अंदर एक यकीन ले लिया कि यस, ये किसी के लिए सही हो या ना हो, पर मेरे लिए है। अगर आपको लगता है कि मेरी बात सुनने के बाद आपको भी ये चीज़ मान लेनी चाहिए, तो एक बार ज़रूर कमेंट में ये लिखेगा, मैं भी मानता हूँ, मेरे लिए भी सही है। मैं भी मानता हूँ, मेरे लिए भी सही है। अगर आप एक लेडी हैं तो ये भी लिखिएगा, मैं मानती हूँ, मेरे लिए सही है। और ये सबको कहलवाइएगा अपने घर में, कम से कम 101 बार जरूर कहलवाइएगा। 101 बार मैंने क्यों कहा, क्योंकि आप जानते हैं 101 की कोई ना कोई हमारे माइंड के अंदर एक पॉजिटिव फिगर है। तो 101 बार बोलिएगा, जो राम सर ने बोला वो बिल्कुल मेरे लिए भी सही है। तो मैंने क्या अपने अंदर डाला था, उन्होंने कहा कि देखिएगा, आप यूँ समझिए कि आपके सामने एक 20 मंजिला इमारत है, एक मॉल है 20 मंजिला, या बहुत बड़ा टावर है, और आप एक फुटबॉल में पैर किक मारते हैं और वो क्या कहते हैं कि बिल्डिंग नीचे गिरने लगती है। तो आप ये मत समझिए कि आपके फुटबॉल में बहुत दम था। एक फुटबॉल इस 20 मंजिला इमारत को गिरा रही है, इस फुटबॉल में कोई दम नहीं था। असलियत में ये बिल्डिंग इतनी कमज़ोर हो गई है, इतनी कमज़ोर हो गई है, इतनी कमज़ोर जर्जर हो गई है कि इसको एक बहाना चाहिए आपके एक फुटबॉल का। ये एक फुटबॉल बेसिकली आपका बैक्टीरिया है, और ये आपका जो बिल्डिंग है ये आपकी शरीर है या आपकी इम्यूनिटी है जो बीमार हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि जिन लोगों को बैक्टीरिया अटैक कर रहा है और वो बीमार हो रहे हैं, जिन लोगों की बॉडी में कैंसरस सेल बन रही है और वो बीमार हो रहे हैं, इसकी सिंपल सी बात यह है कि वो जो बॉडी है वो पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी है। अब वो कमज़ोर कैसे हुई है? उन्होंने कहा है कि जो इम्यूनिटी है वो हर थॉट को लेकर चलती है। मैं अक्सर अपने वर्कशॉप में पढ़ाता हूँ NLP, सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग। मेरा तो अब नए लेवल की NLP आ गई है, NLP 2.0, विच इज़ 6 टाइम्स फास्टर देन अदर्स, बाकी लोगों के लिए है। तो NLP 2.0 बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो NLP 2.0 वर्जन है, इट इज़ फॉर लीडर्स एंड हीलर्स एंड रेस्ट आर फॉर लूजर्स। तो फ्रेंड्स, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके अंदर कोई भी अनवांटेड मेमोरी है, यहाँ पर ग्रीफ है, आपके पास कोई पैनिक अटैक है, आपके पास फेलियर है, ब्रेकअप है, आपके पास यहाँ पर लॉसेस हैं, आपके पास यहाँ सेल्फ लव की कमी है, आपके पास इमोशनल पेन है, हार्ट में भरा हुआ पास्ट का, तो याद रखिएगा ये न्यूरोपेप्टाइड के द्वारा, यानी कि एक हार्मोन के द्वारा आपकी वाइट ब्लड सेल्स और बाकी इम्यूनिटी पर ये इन्फॉर्मेशन जाती है। कभी भी इसे पढ़ लीजिएगा, न्यूरोपेप्टाइड कैसे काम करते हैं, और इमीडिएटली जो आपकी इम्यूनिटी है वो डाउन हो जाती है, ठीक है ना, और डाउन होकर वो करने लगते हैं इनवाइट के कोई भी बैक्टीरिया आए और मुझे मार जाए। सोचिएगा कि अगर
आपके शहर में से पुलिस वालों से सारे हथियार हटा लिए जाएं, उनकी ट्रेनिंग ख़त्म कर दी जाए या उनको सुला दिया जाए नींद की गोली देकर, तो क्या आपको लगता नहीं कि सिर्फ 2 आतंकवादी काफ़ी हैं पूरे शहर को बर्बाद करने के लिए? बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसका मतलब यह है कि जो आज से आपको कहना है, ये कहना है कि माई इम्यूनिटी इज़ गेटिंग स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, ये मैं हमेशा मानता हूँ। तो आप भी मानिएगा, एवरी टाइम इमेजिन करना शुरू करें कि आपके जो वाइट ब्लड सेल्स के सिपाही हैं सफ़ेद ड्रेस में, उनको देख लें और इमेजिन करें कि आप उनको प्यार से कह रहे हैं कि चलो खड़े हो जाओ, मस्ती के साथ सारे के सारे बैक्टीरिया को मारो और एन्जॉय भी करो। जब आप इस पिक्चर को बार बार बनाएंगे तो याद रखिएगा, ये मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, ये मैंने कहीं से सीखा था कि आप उन वाइट ब्लड सेल्स को इस तरह से इमेजिन करो कि वो मानो आपकी बात सुनकर मस्ती के साथ आपकी बीमारी को ठीक कर रहे हैं। कोई लंप बना हुआ है, कहीं कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ है, कहीं यहाँ एक्स्ट्रा गांठ है, तो इमेजिन करिए कि वो वाइट ब्लड सेल्स के जो ही सिपाही हैं वो उसको घोल रहे हैं, उसे हटा रहे हैं, तोड़ रहे हैं और वो आपके पसीने से, यूरिन से, स्टूल से बाहर फेंक रहे हैं। और इमेजिन करिए कि दूसरा ग्रुप आकर वाइट ब्लड सेल्स का आपके उस लंप की जगह पर हनी लाइक मधु, शहद जैसा कोई प्रोडक्ट लगाकर उसको हील कर रहा है और आप जवान हो गए हैं। जवानी के अपने चेहरे को यहाँ पर लाइएगा। एनीवे, याद रखिएगा, इट इज़ द पीपल हु आर कैचिंग द डिजीज़। इसका मतलब है कि ये जो आदमी है ये रेस्पॉन्सिबल है डिजीज़ पकड़ने के लिए। ये डिजीज़ नहीं है कि उसमें पावर हो कोई। अगर आप इतना सा बिलीव कर लें तो ये बिलीफ ऑफ द डे हो जाएगा, बिलीफ ऑफ द डे। यानी कि आज का यकीन अगर आप ये ले लें और इसे बार बार लिख लें, आज अपनी किचन में अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो अपने बेडरूम में अपने मोबाइल पर, इट इज़ नॉट द डिजीज़ दैट इज़ कैचिंग पीपल, इट इज़ द पीपल हु आर कैचिंग द डिजीज़। ये बीमारी नहीं है जो लोगों तक फैल रही है, ये लोग हैं जो उस बीमारी को पकड़ रहे हैं। तो याद रखिएगा, इससे आगे मैं थोड़ा सा और बढ़ना शुरू करता हूँ और यहाँ से इम्पोर्टेंट आता है कि फिर ये लोग क्यों बीमार पड़ रहे हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उनका नाम आपने सुना होगा, फ्रॉयड। फ्रॉयड ने एक बात कही है जिस पर मोस्ट ऑफ द मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट, जिस पर उन्होंने जिन्होंने उस पर हाँ नहीं करी, लेकिन उस सेंटेंस को मैं बहुत गहराई तक समझता हूँ क्योंकि मैं पिछले 33 सालों से 33 ईयर से लोगों को NLP सिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि भाई जो तेरे पास बीमारी आई है, याद रखिएगा ये तेरी बुलाई हुई आई है, तेरी बुलाई हुई आई है, ठीक है ना। तो देखिएगा, उन्होंने लिखा है कि जो मैं लिख देता हूँ इसको आप भी नोट कर लीजिएगा। उन्होंने कहा आर इंस्टिंक्ट फॉर सेल्फ परजर्वेंस is opposed by some death instinct। और आप कहेंगे सर ये तो मेरे घर में एक ऐसा आदमी है, ये तो मेरे साथ ही हो रहा, डेथ इंस्टिंक्ट। आप ऐसा कहेंगे कई बार कि सर ये तो मेरे बिल्कुल एक रिश्तेदार के साथ तो ऐसा ही हुआ है। फ्रॉयड ने कहा है कि हमारी जो जीने की सेल्फ प्रिजर्वेशन की जो इंस्टिंक्ट है, हमारे अंदर जो एक शक्ति है, एक तरह से पावर है इनर, ठीक है ना, जिंदा रहने की, है ना। फॉर एग्जांपल, आपको कार एकदम से आ रही है तो 1 सेकंड में आप पूरी बॉडी को उछाल देते हो ना, क्लियर है ना। आपका हाथ कहीं लग जाए तो एकदम से आपका झटका मारते हैं तो पूरी बॉडी रेस्पॉन्ड करती है। पता है ये क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है कि आपके पास एक इंस्टिंक्ट है, वो है सेल्फ प्रिजर्वेंस की, क्योंकि आप अपने आप को प्रिजर्व रखना चाहते हैं, जिंदा रखना चाहते हैं। फिर आप बीमार क्यों हो रहे हैं? जब आपकी इंस्टिंक्ट ही ये है कि आप हमेशा अपने आप को बचाना चाहते हैं, फिर बीमार क्यों हो रहे हैं? मैं आज आपको एक बात बता रहा हूँ, आप कितनी भी बड़ी बीमारी के शिकार क्यों ना हो, और मैं आपको एक ऐसे जंगल में ले जाऊँ जहाँ पर आप दिन में खूब एंजॉय कर रहे हैं, मैं आपको मेहनत करवा रहा हूँ, आप कह रहे हैं सर बचेंगे नहीं, हम तो बेकार हैं, और कितने भी ग्लूमी आप हो गए हैं, और रात को मैं आपको एकदम से शोर मचाऊँ, डाकू आ गए, डाकू आ गए, डाकू आ गए, आप याद रखना आप दीवार तोड़ के भाग जाएंगे, दीवार कूद कर भाग जाएंगे, इधर से भागेंगे, उधर से भागेंगे, इधर से। इसका मतलब क्या है? यानी कि आप जीना चाहते हैं, फिर आपने बीमारी क्यों पकड़ रखी? आप कहेंगे मैंने कहाँ पकड़ रखी? अभी क्या पढ़ा आपने? अभी आपने पढ़ा है कि इट इज़ द पर्सन हु इज़ कैचिंग द डिजीज, इट इज़ नॉट द डिजीज दैट हैज़ कम टू द पर्सन। झूठ है ये, बीमारी आप तक नहीं आई है, असलियत में आपने उसे बुलाया हुआ है और आपने उसको रखा भी हुआ है।
आपने उसको रखा हुआ है। जिस दिन आपने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो आप समझ लीजिएगा कि एक तरफ तो आप रात को डाकू आगे आप भागने के लिए तैयार हैं। 1975 की बात है, मेरे घर में, मेरे अपने पर्सनल घर में डाकू आए थे, वहाँ पर गोलियाँ चली थी, ठीक है ना। बहुत ही हॉरिबल एक्सपीरियंस था हमारे साथ। लेकिन हमारे सामने एक घर था, वहाँ पर समझ लीजिएगा 85 साल का एक बूढ़ा आदमी था। वो बूढ़ा आदमी अपने घर को कहकर भैया जाओ जहाँ भी जाना है तुम्हें, ठीक है ना। और उसने अब वो अपने छत पर गया जीने से और पीछे कूद गया। 80-85 साल का आदमी, यानी कि उसके पास कितने था सेल्फ प्रिजर्वेंस, यानी कि वो जीना चाहता था। याद रखिएगा, आपके पास ये पावर है कि आप जीना चाहते हैं, पर आपने एक गड़बड़ मान ली, आप एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ले पाए कि ये बीमारी आपके पास आई है। नहीं, आप बीमारी को बुला रहे थे। लेकिन याद रखिएगा, इट इज़ अपोज्ड। जो आपके पास अंदर जीने की कला है, इसका अपोजिशन कोई कर रहा है और उसका नाम है डेथ इंस्टिंक्ट, और वो हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर है। हम कई बार जीना नहीं चाहते। हम किसी भी एक चीज़ को ले लेते हैं रिवार्ड की तरह, अपनी मिजरीज को कई बार रिवार्ड की तरह ले लेते हैं। कई बार हम उन रेफरेंसेस में बड़ा आनंद लेते हैं जो नेगेटिव है। ये बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी लाइलाज है, और हम इसको प्रूव करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे उस रेफरेंस को पढ़ा पिछली वीडियो में कि मैंने किसी ने कहा कि ये आदमी तो लंबी फेंकता है, ये कहता है मैं कैंसर को ठीक कर दूँगा। मैंने कभी नहीं कहा। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि कैंसर ठीक होता है, क्योंकि मैंने अब से कम 40,000 से ज़्यादा रेफरेंसेस देख लिए हैं। एनीवे, आपने बहुत कहा कि सर किसी के ना सुनो, अपनी बोलो। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये डेथ इंस्टिंक्ट बेसिकली हमारे बेकार के बिलीफ से आती है। कई बार हम ऐसी बातों को सुनना चाहते हैं जो नेगेटिव है, क्योंकि हमारा माइंड इस तरह से प्रोग्राम्ड होता है। हमारा माइंड इस तरह से प्रोग्राम्ड होता है कि एक पॉजिटिव थॉट को लाने के लिए हमें मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन नेगेटिव थॉट ऑटोमेटिकली आते रहते हैं। एक बाग की तरह है हमारा माइंड। एक बाग में अगर आप एक पौधे को, खूबसूरत पौधे को बचाना चाहते हैं, आप एक खूबसूरत रोज़ को पैदा करना चाहते हैं, एक खूबसूरत गेंदे के फूल को बचाना चाहते हैं, तो आपकी बड़ी मेहनत लगती है। देखिएगा, कई बार आप माली को बुला कर लाते हैं, लेकिन अगर आप देखें वहाँ पर, तो झाड़ झंकाड़ और वीड्स ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाते हैं। यही है हमारे बेसिकली माइंड का तरीका। हमें हमेशा अच्छा लगता है कि एक्सीडेंट कितने हुए, कितनी बेकार की खबरें छपी हैं हमारे अखबार। जिस दिन अखबार में कोई भी येलो जर्नलिज्म नहीं होगा, तो आप अखबार खरीदना या पढ़ना बंद कर देंगे। देख लेना, पहले पेज पर अगर आपको ये लग जाए सब शांत रहा, यहाँ पर सत्संग चल रहा था, यहाँ पर मंगल गीत चल रहे थे, यहाँ पर लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे, अगला पेज, ठीक है ना, सरकार ने सब कुछ ठीक कर दिया है, सब कुछ ठीक कर दिया, सब कुछ ठीक कर दिया। अगला पेज, किसानों की समस्याएं खत्म हो गई हैं, यो रोजगार की समस्या खत्म, सब कुछ ख़त्म कर दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। यानी कि सब कुछ प्रॉब्लम को आपने जैसे ही ख़त्म किया, आप उस दिन अखबार नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपको उस दिन मज़ा आ रहा है कि कोई निगेटिव खबर तो छपी नहीं है, क्योंकि हम हमेशा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। याद रखिएगा, यही डिसीजन तो है बेसिकली जो जब हम कहते हैं कि इट इज़ अपोज्ड बाय द डेथ इंस्टिंक्ट। क्यों नहीं खुश होते हैं हम कई बार के अखबारों में जब पॉजिटिव खबर आती है, उसको हम कभी सेलिब्रेट नहीं करते। कभी देखिएगा, जैसे ही हमें कोई भी एक्सीडेंट की, मौत की खबर आती है, वही सबसे बड़ी लाइन हमें दी जाती है और उसी को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। ये नहीं पढ़ते हैं कि आज किस मोहल्ले में सत्संग होने जा रहा है, जहाँ पर हमें भी जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ ज्ञान की बातें मिलेंगी। तो याद रखिएगा, यह कहीं ना कहीं हमारी है। यद्यपि ये आज के मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट ने इसको मना कर दिया मानने के लिए, लेकिन सच तो यही है। यहाँ साथ याद रखिएगा, यहाँ पर यह पाया गया है कि हमारे अंदर एक मैकेनिज़्म, एक बटन होता है, ठीक है ना, एक तरह से स्विच होता है, और वो ये होता है कि आप उस स्विच को कह सकते हैं कि वो लाइव एंड डाई, ये दो बटन होते हैं। एक लिव बटन है, नॉट लाइव, लिव बटन है, एक जिंदा रहने वाला बटन है, और एक डाई बटन है। हर मोमेंट पर आप इन दोनों बटन में से एक को चूज़ करते हो। जब भी आप एक नेगेटिव स्टेट में जाते हो, जब भी आप एक नेगेटिव स्टेट में जाते हो, जब भी आप बेकार की परेशानियों के साथ जुड़ते हो, तो आपको एकदम से डाई बटन दबाने का इस टाइम मज़ा आ रहा है। कई बार आप देखेंगे कि आप किसी इशू को इजीली छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो इशू आपको रात भर परेशान कर रहा है। किसी ने आपको गलत बोल दिया, वो 2 घंटे पहले बोला था, वो सो रहा है पर आपको नींद नहीं आ रही, उसने आपको ऐसा क्यों बोला, ठीक है ना। एक तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि ये घटना ऐसे घट जाती तो मैं खुश रहता। ये याद रखिएगा, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। अगर वो घटना वैसे घट जाती और उस दिन कुछ और हो जाता, तो शायद आप ये कहते हैं हे भगवान, ये घटना ना घटती।
ठीक है ना। कई बार मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि उनकी लाइफ में एक घटना घटी है, बस उसने उसको ब्रांड कर दिया कि नेगेटिव है। ऐसे हो जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि उसके पास रेफरेंस है कि उसके पास ऐसा था। एक बार की बात है कि मैं अपने एक फ्रेंड के पास बैठा था, वो मेरी मेंटोरिंग काफ़ी किया करते थे। तो उसके पास एक आदमी आया, उसने कहा सर मेरे पास कार भी नहीं है, कार बिक गई है। मेरे पास अब मकान भी नहीं है, छोटा मकान है, बड़ा मकान नहीं है। मेरे पास बड़े कपड़े भी नहीं है, मैं देश विदेश में घूमना चाहता हूँ, मैं वो नहीं घूम रहा हूँ। वो कहने लगा कि यार ये तो सभी के साथ होता है। राजा हरिश्चंद्र को भी याद रखिएगा, शमशान में नौकरी करनी पड़ी थी। भगवान राम को भी 14 साल वनवास करना पड़ा था। तुम तो धर्म कर्म को मानने वाले हो, तो रो क्यों रहे हो। उसने फिर कहना शुरू कर दिया। उसने फिर उससे कहा कि देखो, पांडवों को भी वनवास हुआ था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लर्निंग होती है लाइफ की, ये इवेंट है, इनको ख़राब और बढ़िया मत बताइए। ये दोनों ही बढ़िया ठीक नहीं है। ये इवेंट है, बस आ रही है, आप इसके साथ लर्निंग कर रहे हो, आगे बढ़ जाओ। उसने फिर कहा पर मेरे पास कार नहीं है, मेरे मेंटोर ने कहा तुम्हारे पास कैंसर भी नहीं है, तुम्हारे पास ट्यूबरकुलोसिस भी नहीं है, तुम्हारे बच्चे के पास माइग्रेन भी नहीं है, तुम्हारी वाइफ के पास पैनिक अटैक भी नहीं है, वो भी आना चाहिए क्या। हम कई बार ये देखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, पर हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या और नहीं है, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हम अपने ग्रेटिट्यूड में नहीं जीते, और हम बेसिकली यही लिव एंड डाई बटन के बीच में हम घूमते रहते हैं। याद रखिएगा, जीवन में एक चीज़ को याद रखिएगा कि आपके पास ये बटन हमेशा अवेलेबल है। ये हमेशा आपका बटन अवेलेबल है। इस समय भी आप कोई भी घटना को याद कर लो जो परेशान तुम्हें कर रही है। देख लीजिएगा कि शाम तक उसका परसेप्शन क्या रहेगा। अचानक आपको लगेगा उसकी स्ट्रेस खत्म हो रही है। एक वीक के बाद इस घटना को सोच के देखो, अभी इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। अच्छा, कोई भी एक ऐसी घटना देखो जो पहले आपकी लाइफ में घटी है, जिसने आपको परेशान किया है। उस समय आप कितने परेशान थे, लेकिन विदिन 2 वीक्स में उसकी क्या हालत थी, वो गया। 2 साल में क्या लगी, अचानक लग रहा है यार वो तो अच्छा हुआ, जो भी हुआ है वो तो अच्छा हुआ है। कई बार मैं सोचता हूँ यार मुझे तो रुड़की इंजीनियरिंग में जाना चाहिए था। मेरे 89% मार्क्स हैं मैथमेटिक्स में। उस टाइम मैथमेटिक्स में ही 200 नंबर का पेपर आया करता था, ठीक है ना। और मेरे टीचर्स कहा करते थे यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर, लेकिन इतने रिसोर्स नहीं थे उस टाइम, या इतनी अकल नहीं थी, या इतना पैसा नहीं था कि हम वहाँ जा पाते। और कई बार ये गिल्ट रहती थी कि यार रिग्रेट रहता था कि यार हमें भी रुड़की इंजीनियरिंग में पढ़ना चाहिए था, जो अब IIT है। कई मेरे फ्रेंड वहाँ पर लिखते हैं, अभी भी IIT रुड़की के स्टूडेंट हैं। एक दिन मैं अपने एक मेंटोर के पास बैठा था, उन्होंने कहा था क्या होता वहाँ जाकर क्या होता। आज तुम्हें लगता नहीं कि वो लोग आप जो वहाँ पर पढ़े लिखे हैं वो सब आपके सामने बैठे होते हैं। आई सेड यस सर। उन्होंने कहा कि सोचिए कि अगर वहाँ पर आप इंजीनियर बन जाते तो आज किसी PWD में अपनी नौकरी कर रहे होते, ठीक है ना। आपके पास हो सकता है कुछ रिसोर्स हो जाते, लेकिन जो लाइफ आज आप जी रहे हैं, जो सेहत आज आपकी है, जो गाइड आपने अपनी बॉडी को कर रहे हो, क्या सचमुच में ये वहाँ मिल जाता। Don't you think you are more known to people now? More people are watching you, more people are following you. हर महीने आप सैकड़ों लोगों को एक रास्ता दिखाते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि तुम अगर वो होते तो ये ना होते, और अगर ये ना होते तो कितने लोगों को इन्फॉर्मेशन न मिलती। चलो हंसो इसी बात पर। मैंने कहा हे भगवान, अच्छा हुआ उस दिन वो अकल नहीं आई कि रुड़की इंजीनियरिंग में चले जाते। My saying to you is very simple, whatever has happened to you for a purpose. कभी भी ये मत सोचिएगा। तो फिर आगे क्या बढ़े, ये हाँ याद रखिएगा, ये डाई और लिव सिग्नल आपके पास हैं, हर टाइम आपके पास हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपका लाइफ का पर्पज़ कितना बड़ा है जीने का। आपका लाइफ का पर्पज़ अगर बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, आपके बिलीव्स कितने हैं, बढ़िया है। और ये पाया गया है कि जिनके पास जीने का पर्पज़ और जिनके पास जीने के बिलीफ होते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं और हेल्दी रहते हैं। इसका मतलब मैं ये कहूँगा कि हीलिंग इज़ साइंटिफिक। इस किताब में लिखा है कि एक वर्ड को और ले लो, हीलिंग इज़ साइंटिफिक। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि जी हीलिंग साइंटिफिक नहीं है, तो समझ लीजिएगा कि ये पाया गया है कि जैसे ही आप एक विशेष प्रकार के बटन को इंटरनल वर्ल्ड में दबाते हो, जब आप रिसोर्सफुल होते हो तो आपका कोर्टिसोल बंद हो जाता है। साइंटिफिक है। जब आप बेकार के नेगेटिव विचारों को लेते हो तो आपका कोर्टिसोल बढ़ जाता है। साइंटिफिक है। तो और क्या साइंस चाहिए, आप साइंटिफिक ही होना चाहते हैं, उन्होंने मिल गया। तो आगे उन्होंने लिखा है कि 4 चीज़ें देखिएगा। उन्होंने पाया है कि 2 तरह के लोग हैं। एक जो 20% लोग हैं जिन्होंने अपने आप को नहीं, जो डिफीट को एक्सेप्ट नहीं करते बीमारी की, और वो हमेशा विन करना चाहते हैं। और उन्होंने पाया कि 60 से 70% ऐसे लोग हैं जो डिफीट करने के लिए तैयार रहते हैं।
और वो इसी बीमारी के बल्कि कई बार बीमारी का सहारा लेकर अपने आप को सिग्निफिकेंट बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 4 चीज़ें कर लीजिएगा, ये 4 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा और ये 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और चौथे क्वेश्चन सेंटेंस पर आकर तो आप हंसेंगे बहुत ज़्यादा और आप कहेंगे कि राम सर ये है मेरे लाइफ का आज का जो टेक अवे है। सबसे बढ़िया जो चीज़ मैं बताऊंगा चौथे नंबर पर बताऊंगा। उन्होंने कहा कि जो ये 20% लोग हैं, इन्होंने कहा ये एक्सेप्शनल पेशेंट हैं। तो हम इनको एक्सेप्शनल पेशेंट कहेंगे, लेकिन ये पेशेंट वर्ड तो अच्छा नहीं है, ये आइडेंटिटी क्यों दे रहे? तो मैं इनसे यहाँ पर कहूँगा ये एक्सेप्शनल सुपर ह्यूमन है। तो एक्सेप्शनल सुपर ह्यूमन, तो ये 20% एक्सेप्शनल सुपर ह्यूमन है, यानी कि ये विशेष प्रकार के महामानव हैं जो अपनी बीमारी के आगे घुटने नहीं टेकते, लाइफ में फेलियर के आगे घुटने नहीं टिकते और ये आगे बढ़ते रहते। तो इन्होंने कहा कि पहली चीज़ है कि नंबर 1, ये लोग 20% जो होते हैं ये एक काम करते हैं, दे मैनिफेस्ट लीव बटन, यानी कि ये जीवन में हमेशा लीव बटन को जीना चाहते हैं, वो जीवन जीना चाहते हैं। यानी कि इनके पास कोई खराब इवेंट भी आई तो इस काम को आप कैसे करें। मैं एक NLP का एक्सपर्ट तो नहीं, स्टूडेंट हूँ। एक्सपर्ट तो बहुत सारे लोग कहने लगे अपने आप को, मैं तो 33 सालों से स्टूडेंट हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि जब भी आपके पास कोई भी घटना घटे उसमें से एक मीनिंग निकाल लो और उसमें से ये निकाल लो कि भैया ये घटना जो घटी है मेरे साथ भले ही दुख की है, इससे मैं क्या सीख कर आगे बढ़ सकता हूँ। भैया अर्थक्वेक ने आपका मकान गिरा दिया, वो गिर गया, इस पर 1-2 घंटे के लिए रोना जरूरी है, रो लेना, कथारसिस हो जाएगी, हल्के हो जाओगे, पर जीवन भर नहीं रोना। अगले पल पर किसी पेड़ के नीचे किसी बढ़ाई को लाकर एक झोंपड़ी बना लेना। जैसे ही वो झोंपड़ी बनानी शुरू कर दोगे आपका दर्द खत्म हो चुका, आपका दर्द खत्म हो चुका। तो जीवन जल्दी से अपने दर्द को खत्म करके अपने काम पर मूव ऑन कर लो। हमारे गांव में या कहीं भी होता है ना, एक 13वां होता है डेथ के बाद, 13वीं के बाद, यानी कि 13 दिन तक आप रोना धोना कर लो सब कुछ, क्योंकि ग्रीफ निकलना जरूरी है। रिलेटिव्स आएंगे आपको रुला कर चले जाएंगे ताकि आपकी कथारसिस हो जाए, लेकिन 14वें दिन अलाउड नहीं है। एक बार ये पूरा रिचुअल हो गया, आपके सर पर पगड़ी रख दी गई। हमारे यहाँ पगड़ी रखते हैं ना, कि पगड़ी का मतलब होता है कि अब रेस्पॉन्सिबिल ले, अब ये रोना धोना नहीं चलेगा। अगले दिन से रोने धोने की बात नहीं आएगी, अगले दिन से काम पर लग। यानी कि उनके पास जो 14वें दिन जो दिया जाता है वो लीव बटन दिया जाता है। तो जल्दी से अपनी मुसीबतों की 13वीं करके चौथा करके हट निकल लो यहाँ से, ये पहला बटन है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि दूसरी चीज़ ये है कि वो उनके पास वो दे टेक द चार्ज, वो टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ये बीमारी नहीं आई मेरे पास, पर मैंने इस बीमारी को अट्रैक्ट किया है। और ये उनके पास ज़रूर कोई ना कोई पेनफुल मेमोरी होती है, ग्रीफ होता है, जिनके पास कोई ना कोई एंग्जाइटी भरी होती है, और उस एंग्जाइटी की वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और वो हमेशा मेंटोर ढूंढते हैं। मेरे पास सैकड़ों लोग हर महीने आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये वो लोग हैं सोसाइटी में जिन्होंने एक्सेप्ट किया है कि यस मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ, और मैं हमेशा उनको वेलकम करता हूँ कि तुम अब पहली बार रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि अपने माइंड से इन गार्बेज को हटाओ। कई बार लोग कहते हैं कि यार ये गार्बेज कैसे हटेगा, ये तो नहीं हटना आता। भाई सीखोगे तो आ जाएगा। तीसरी चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे बताऊंगा, वो हमेशा नए मैसेज के लिए दे आर ओपन फॉर न्यू मैसेज। याद रखिएगा, ये वो लोग हैं जो नए मैसेज के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं देखता हूँ जब मैं अपनी वर्कशॉप देता हूँ तो इमीडिएटली अगर मेरे पास देखता हूँ कि अगर 100 लोग बैठे हुए हैं बाय एग्जाम्पल, तो मैं देखता हूँ कि 10 लोग इमीडिएटली अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। ये वो लोग हैं जो ओपन है नए मैसेज के लिए। जीवन में अगर हमारे माइंड ही दिमाग बंद रहेगा तो वो फिर जिएंगे कैसे? ठीक है ना। माइंड और पैराशूट कहते हैं ना, जितना ये समय से खुलना इनका जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप नए मैसेज के लिए, नए रिसोर्सेज के लिए, नए चॉइसेस के लिए हमेशा अपने आप को ओपन रखो। और चौथी चीज़ याद रखिएगा, जो सुपर ह्यूमन थे, एक्सेप्शनल विशेष प्रकार के जो महामानव थे जिन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक किया है, याद रखिएगा चौथी चीज़ बताऊं, और ये वॉल्यूम्स में लिखा है, दे ऑफन चेंज देयर डॉक्टर, दे ऑफन चेंज देयर डॉक्टर। आगे
इफ़ नो रिजल्ट इज़ देयर, अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आप फटाफट चेंज करिए डॉक्टर को। ये नहीं कि उस डॉक्टर ने कहा कि अब आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, आपके लिए ऑप्शन नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप कभी भी किसी भी सेंटेंस को एकदम से मत लें। आप अपनी हीलिंग पावर को गड़बड़ कर रहे हैं। कई बार एक आदमी से 3 आदमियों से पूछा गया, 3 आदमियों से एक सवाल पूछा गया। उनसे पूछा गया कि आपके पास, एक डॉक्टर ने आपसे कहा है कि आपके पास 6 महीने जीने के लिए आप क्या करोगे। उसने कहा मैं क्या करूँगा, 6 महीने में मैं क्या करूँगा, भजन करूँगा, मैं पूजा करूँगा, मैं लोगों की सेवा करूँगा, मैं अपने दुख दर्दों की माफ़ी मांगूंगा। दूसरे आदमी से कहा कि अगर तुम्हारा डॉक्टर ये कहता है कि तुम्हारे पास 6 महीने जीने के लिए क्या करोगे। उसने कहा 6 महीने के लिए पैसा उड़ाऊंगा, देश विदेश में जाऊँगा, मस्ती मौज करूँगा। तीसरे से कहा अगर तुम्हारा डॉक्टर ये कह रहा है कि तुम्हारे पास जीने के लिए 6 महीने तो तुम क्या करोगे। उसने कहा मैं डॉक्टर बदल दूंगा। याद रखिएगा, द बेटर चॉइस इज 4th वन। आई एम नॉट सेइंग दैट यू चेंज टू योर डॉक्टर एवरी टाइम। आई एम सेइंग इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट, एंड ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किताब का ऑथर कह रहा है और ये पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन में कह रहा है। अभी इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर सीगल कह रहे हैं और ये मेरा फ़र्ज़ है बताने का अपने चैनल से। ठीक है ना। तो इसके बाद उन्होंने आगे की लेते हैं, राइट। सही। अब सही बात तो ये है कि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये उन्होंने कहा है। बर्नी सीगल ने एक चीज़ कही है कि जब मैं लोगों को देख रहा था, हील कर रहा था, और मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था कि मेरे पास 5 मिनट भी नहीं होती थी अपने मरीज़ को देने के लिए। 2 घंटे मैं बाहर बैठाता हूँ, 3 घंटे मैं बाहर बैठाता हूँ अपने पेशेंट को और उसकी ब्रांडिंग कर देता हूँ, यू आर ए पेशेंट। यही हमारे साथ भी होता है। ये डॉक्टर ने लिखा है इस किताब में। और उसको 5 मिनट भी नहीं मिलती क्लिनिक के अंदर जाकर, क्या बताओ क्या बीमारी है सर, कमर में दर्द होते है, ओके ये दवाई खा लेना। भाई ये तो पूछ लो इसकी कमर का दर्द क्यों आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ले रखी है कि उसका पेन जो है साइकोसोमेटिक है, और आप भी जानते हैं साइकोसोमेटिक है, तो वाई डोंट यू हील द पेशेंट, ए पर्सन, यू आर हीलिंग द डिजीज़, यू आर डोंट नीड टू हील द डिजीज़। याद रखिएगा, किसी उस आदमी को तो बात ही नहीं करती। तो उन्होंने कहा है कि कई बार पाया गया है, कई बार जो पाया गया है यहाँ पर उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए दी गई है, तो मैं एज ए अगर पेशेंट हूँ तो उन्होंने कहा है कि कई बार मैनी पीपल, इसे मैं लिख देता हूँ, इसे लिख लीजिएगा, मैनी पीपल, और देखिएगा कहीं आप तो उसके शिकार नहीं है। मैनी पीपल डोंट मेक द बेस्ट यूज ऑफ देयर लाइफ फोर्स। लाइफ फोर्स को मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, आप भी कैपिटल में लिखिएगा। आपके पास एक लाइफ फोर्स है जो ऊपर वाले ने दी है, इसका नाम इम्यून सिस्टम है, इसका नाम आपकी हीलिंग पावर है। अनटिल, कब तक, अनटिल अ नियर फैटल इलनेस कम्स टू देम। और ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। उन्होंने कहा कि अधिकांश लोग अपने, उनके अंदर जो लाइफ फोर्स है उसका बेस्ट यूज़ नहीं उठा पाते। कब तक, जब तक कि वो बीमारी उनके पास नहीं आ जाती जो मौत देने के लिए काफ़ी है। I used to get lot of calls from people. सर मुझे ये बीमारी हो गई है, मेरे बेटे को ये बीमारी हो गई है, सर मुझे ये बीमारी हो गई है, क्या आप ठीक कर देंगे। ये लास्ट मोमेंट पर क्यों याद आ रहा है। उस दिन कहाँ थे आप जब ये इसका पहला सिम्टम आपको आया था। उस दिन आपने सोचा था नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरे पास बहुत बेकार के और कामों को निपटाने का है, मेरे पास समय नहीं है। उस समय पता है आपके पास क्या थी, डॉक्टर बर्नी सीगल। और वो ऐसा क्यों करते हैं, बर्नी सीगल ने यहाँ पर एक ही बात कही है, और वो ये कही है कि दे लैक सेल्फ लव। उनके पास अपना प्यार ही नहीं है। कई बार मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो लास्ट मोमेंट तक जब तक बीमार नहीं पड़ते अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे। वो एक अच्छी कार के ऊपर पैसा लगा देंगे लेकिन एक अच्छी ट्रेनिंग के ऊपर नहीं। वो एक अच्छा प्लॉट खरीदने के लिए तलाश करते हैं, रिश्तेदार से पैसा ले लेंगे एक छोटा सा टुकड़ा खरीदने के लिए धरती पर, ज़मीन का, जिसका कुछ दिन के बाद हो सकता है कोई फ़ायदा ही भी ना मिले आपको।
लेकिन कभी वो अपने ऊपर खर्च नहीं करते, क्योंकि वो ये मानते हैं कि मैं अगर अपने ऊपर खर्च करूँगा तो मैं सेल्फिश कहलाऊँगा। यानी कि वो एक फ़ॉल्स आइडेंटिटी, एक फ़ॉल्स पहचान में जीते हैं, एक झूठी पहचान में जीते हैं कि मैं कहीं सेल्फिश ना कहला जाऊँ, तो मैं कहूँगा कि मैं सेल्फलेस आदमी हूँ। ऐसा मत करिएगा। जब आप अपने ऊपर पैसा खर्च या समय खर्च कर रहे हैं या रिसोर्सेज का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही रिसोर्सफुल हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाकर अपनी जनरेशन को बेहतर बनाएंगे, और दूसरी बात, आप कई लोगों के रोल मॉडल बन जाएंगे। बेसिकली मैंने बहुत सारी हाउसवाइफ को देखा है, वो लास्ट मोमेंट तक पिसती रहती हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे रिश्तों में लोगों को देखा है कि वो एक नार्सिसिस्ट इंसान का विक्टिम बनना उन्हें पसंद आ जाएगा, लेकिन वो बाहर निकलना नहीं चाहते। कहते ज़रूर रहेंगे हम बाहर निकलना चाहते हैं, पर मैं क्या करूं, मैं बाहर निकलना चाहती हूं, पर मैं क्या करूं, मैं बाहर निकलना चाहता हूं, पर मैं क्या करूं। पर वो करेंगे क्यों? कुछ नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके लिए जो सेल्फ है, इनसाइड सेल्फ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। याद रखिएगा, इस सेल्फ को हम 6 साल तक की उम्र तक मार देते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। अगर आप ये गलती कर रहे हैं कि आप लास्ट मोमेंट तक वेट कर रहे हैं कि एक नियर फैटल डिजीज़ आपको आ जाए, तो समझ लीजिएगा आप अपनी सेल्फ इमेज को अभी तक ठीक नहीं कर पाए। आपके अंदर सेल्फ है, यानी कि आपका एक कॉन्सेप्ट है, अभी तक आपने उसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया, उसको कर लीजिएगा। याद रखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ और भी बताई है जो आपको समझनी चाहिए। याद रखिएगा, उन्होंने यहाँ पर डॉक्टर्स के ऊपर एक छोटी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी डाली है जो मुझे बहुत अच्छी लगी है। उन्होंने कहा कि आप किसी भी डॉक्टर को देखिएगा, जब वो एक ऐसी बीमारी को हील करता है जिसको वो जानता है कि ये हीलेबल है, यानी कि वो हीलेबल डिजीज़ है या हीलेबल पेशेंट है, तो उसकी टोन अलग होती है, उसके वर्ड्स अलग होते हैं। लेकिन जैसे उसके पास एक ऐसी बीमारी का मरीज आता है जो नॉन क्योरेबल है, ठीक है ना, पता है वो क्या कहता है? उसका एक ही सेंटेंस होता है कि भाई दीज आर द ऑप्शंस, दीज आर द ओनली ऑप्शंस। उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, या उसके बाद आपका कुछ नहीं होगा। ये बहुत ही खतरनाक सेंटेंस है, इस सेंटेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर डॉक्टर्स को चाहिए कि उस आदमी को एकदम से इतना डार्क फ्यूचर ना दिखाएं, ठीक है ना। तो वो ये टोन डिफरेंट है। यहाँ पर वो अलग तरीके से बात कर रहे हैं। अगर वो कहता है कि जी मुझे कॉमन कोल्ड हुआ, तो डॉक्टर कहेगा अरे ये खा ले, ठीक है ना, पानी वानी गर्म पी लेना, ठीक हो जाएगा 5-6 दिन में। लेकिन यही बात वो दूसरी बीमारी पर क्यों नहीं कहता है? शायद वो इसलिए नहीं कहता कि वो फॉल्स होप नहीं देना चाहता है, वो रियलिटी बताना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन ये देखा गया है कि रियलिटी सचमुच में वो है जो हमारा माइंड परसीव करता है। रियलिटी को परसीव नहीं करता हमारा माइंड डिलीट, डिस्टोर्ट, जनरलाइज करने के बाद अपनी रियलिटी को बनाता है। और अगर आपके पास बेकार की रियलिटी बनी हुई है तो उसे कभी भी आप चेंज कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ और देखते हैं। हाँ, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बात कही है। उन्होंने कहा है कि टुडेज़ मिरेकल, पहले इसको ले लेते हैं, टुडेज़ मिरेकल्स। डॉक्टर सीगल ने एक बात कही है, टुडेज़ मिरेकल्स मे बी टुमारोज साइंस या साइंटिफिक फैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको कहूँगा, ये राम वर्मा मंत्रा में मैं ज़रूर डालूंगा अपने क्लाइंट स्टूडेंट्स के लिए। आपके लिए डाल दिया मैंने, इसे तो हमने दिमाग में ले लिया। कई बार मिरेकल को पढ़ाया करता था कि मिरेकल्स आपकी लाइफ में हमेशा होते हैं। तो किसी आदमी ने वीडियो बनाई थी मुझे ट्रोल करते हुए। उन्होंने कहा है कि काहे लोगों को बेफूल कर रहे हो, कोई मिरेकल नहीं होते, साइंस में कहाँ लिखा है। लेकिन आज तक उन्हें ये नहीं पता चला कि साइंस पहले आई है कि मिरेकल पहले आए हैं। पहले चिड़िया उड़ी कि पहले चिड़िया उड़ती कैसे, हवाई जहाज उड़ता कैसे, इसका पता है क्या? पहले चिड़िया उड़ी थी, उसके बाद उड़ने का सिद्धांत आया है। उड़ने के सिद्धांत को अभी 300 साल भी नहीं हुए, क्या चिड़िया 300 साल के बाद उड़ी है? नहीं। समझने की कोशिश करिएगा। कई बार तो ऐसा लगता है कि हमें कई सौ साल तक ये बताया गया कि ये तो सूरज घूमता है पृथ्वी के चारों तरफ, और जब एक आदमी ने बताया कि नहीं पृथ्वी घूमती है, तो उसको याद रखिएगा बड़ा पनिशमेंट मिला था कि ये झूठ बोल रहा है, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं कि अभी आपने इवॉल्व हो गई हो साइंस। तो उन्होंने कहा कि आज आपके लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं, इनके पीछे मत जाइएगा, इनके लिए डोंट क्लोज योर आइज़ फॉर मिरेकल्स। उन्होंने कहा डोंट क्लोज आइज़
4 मिरेकल्स। मिरेकल्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं, और याद रखिएगा एक और मिरेकल हो सकता है कि आपकी बॉडी इस बीमारी को ठीक कर ले। इससे पहली वीडियो में मैंने एक मिस्टर राइट का जिक्र किया है। उस मिस्टर राइट ने अपने मिरेकल से अपने कैंसर को, 4th स्टेज कैंसर को ठीक कर लिया था सिर्फ पानी के इंजेक्शन से। लेकिन जब उसे पता चला कि वो पानी का इंजेक्शन, जब वो दवाई जो दी गई थी, भले ही वो पानी का इंजेक्शन लगाता तो इनफेक्टिव थी, वो पानी भी इनफेक्टिव था, लेकिन वो ठीक हो गया था। लेकिन जब उसे पता चला कि नहीं ये दवाई काम नहीं करती, तो दोबारा उसकी डेथ, वो बीमार हो गया और डेथ भी हो गई। तो उन्होंने कहा है कि जीवन में याद रखिएगा, इस मिरेकल के लिए साइंटिफिक फैक्ट अभी आपको नहीं मिलेंगे, पर हो सकता है कि ये साइंटिफिक फैक्ट आने वाले 1 आध मिलियन सालों में आपके पास आ जाएं। तो याद रखिएगा, उन्होंने ये कहा है, एक्सपेक्ट देम। अपनी हीलिंग में इनको एक्सपेक्ट करिए, एक्सपेक्ट मिरेकल। अपनी लाइफ में मिरेकल को एक्सपेक्ट करिए। और यहीं पर उन्होंने इंट्रोडक्शन को बेसिकली ख़त्म भी किया है। याद रखिएगा, आपके पास एक्सेप्शनल पावर है, और एक्सेप्शनल पावर को एंजॉय करिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं अभी और भी शेयर करूँगा, लेकिन शेयर करने से पहले एक चीज़ और भी आपके साथ बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि 60 to 70% क्लाइंट, पेशेंट ऐसे होते हैं मानो वो ऑडिशन दे रहे हैं। वो एक डायरेक्टर के पास जाए, और जैसे डॉक्टर ने कहा कि अब मुग़ल आज़म में तुम अकबर का रोल करो, तो वो अकबर बन जाते हैं। तो जैसे ही उन्होंने कहा है कि 60 to 70% पेशेंट ऐसे होते हैं वो मानो ऑडिशन दे रहे हो अपना। इसका मतलब यह है कि जैसे डॉक्टर कहेगा वो वैसे ही करेंगे, जो डॉक्टर कहेगा वही मान लेंगे। उन्होंने कहा जो डॉक्टर बता देगा वही कर देंगे, वो जो डॉक्टर उनसे कहेगा करने के लिए वही करेंगे। जैसे भले ही दवाई कड़वी है, मीठी है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, जैसे डॉक्टर ने कहा बिल्कुल वैसे ही करेंगे, और यही आपको सिखाया भी जाता है। लेकिन इस किताब में एक चीज़ दी है जो शायद मैं आपको सही तरीके से कन्वे करने की कोशिश करूँगा। उन्होंने कहा है, लेकिन 20% ऐसे लोग हैं वो हर बात को नहीं मानते। 20% लोग हैं वो हर बात को नहीं मानते, वो ऑडिशन नहीं रखते, बल्कि वो ऑथेंटिक बन जाते हैं। और ये भी पाया गया है कि कई बार वो बैड पेशेंट कहलाए जाते हैं। इनको गुड पेशेंट का नाम दिया जाता है, और इनकी डेस्टिनी बहुत अच्छी नहीं बताई है। जब उन्होंने कहा कि ये बैड पेशेंट होते हैं, और ये कई बार कहता है अरे कुछ नहीं होगा, बोला तो बोला, दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे, और मैं दिखाने का ही नहीं कोई, लाइक दिस। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आपको डॉक्टर को, मैं इस किताब के बारे में बता रहा हूँ कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है, साइकोलॉजी कैसे काम करती है, और उस साइकोलॉजिस्ट का नाम भी बता रहा हूँ। साइकोलॉजी ऐसे काम करती है कि कई बार जब आप ऑथेंटिक वे में एक मिरेकल की तलाश में जाते हैं, और आप अंदर की एक स्पिरिट को जागृत कर लेते हैं, जो आपके जीने की स्पिरिट है, जीने की चाह है, और आप उन बातों को मानते ही नहीं हैं जो रेफरेंस दुनिया आपको दे रही है। ये बीमारी ऐसे करती है, ये बीमारी में ऐसा होगा, फिर आपकी बीमारी में ऐसा होगा, 6 महीने बाद आपको ये हो जाएगा, 8 महीने के बाद ये होगा, 21 साल की उम्र में ये हो जाएगा। वो कहता है मेरे नहीं हो, किसी और के लिए होगा। इसका मतलब वो उस बिलीफ को बैड वे में नेगलेक्ट करता है, जो उसके लिए खतरनाक है, या बेकार के हैं, या अनवांटेड है। यद्यपि ये रेफरेंस उसके पास, डॉक्टर के पास है, पर मरीज उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं होता। और पाया गया है कि 20% लोग बहुत इफेक्टिवली ठीक होने लगते हैं। और यहाँ पर एक रिसर्चर है, उनका नाम है लेवी, और उन्होंने एक रिसर्च करी है कि जो लोग इस एग्रेसिवनेस में रहते हैं ना, उन्हें पाया गया है कि जब उनके टी सेल्स को देखा गया तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे, जिसको इम्यून सिस्टम कहा जाता है, और वो अपनी बीमारियों को ठीक कर रहे थे। तो कई बार आप अपने जीने की इच्छा को ज़ोर से बोलना शुरू करिए, यूनिवर्स को बताइए मैं ठीक रहूँगा, ये ठीक हो जाएगा। और इसमें इसको ठीक करने के लिए उन्होंने बताया कि एक रीज़न होना चाहिए, और उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया, वो मैं बाद में बताऊँगा कि इसमें एक म्यूजिशियन थे, उन्होंने कहा कि आपका 6 महीने का टाइम है। डॉक्टर सीगल के सामने ही वो केस आया, उनके किसी ऑन्कोलॉजिस्ट ने कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने का टाइम है, 6 महीने में यू में डाई बिकॉज यू आर हैविंग बैड कैंसर। उसने सर नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं है अभी। और उसको बार बार डॉक्टर कह रहे ये बढ़ जाएगा तो इलाज करा ले, तो अपना उसने कहा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, अभी मेरे बहुत सारे शोज़ हैं, ठीक है ना। और उसके बारे में मैं आगे भी बताऊंगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो याद रखिएगा, आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप लाइफ में बिज़ी भी रहें कुछ करने के लिए। जितना बड़ा आपका पर्पज़ होगा, उस पर्पज़ को पूरा करने के लिए जितना आप अपने
फोकस को रखेंगे, आपके माइंड और बॉडी उस फोकस को लेकर इमीडिएटली आगे बढ़ने में शायद आपकी हेल्प करे, ऐसा इस किताब में लिखा है। मेरी बात मत मानिएगा, ये किताब, और मैं इस किताब को इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको ये पढ़ें या ये इसमें मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, नहीं, बिकॉज इस बुक ने मुझे काफ़ी कुछ बिलीफ दिए हैं, वो भी कुछ एक पेजेस में, और इन बिलीफ्स को मैं अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी बताइएगा, ख़राब लगी तो भी बताइएगा, किसी को शेयर करना है तो कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा नए बिलीफ के साथ। यू आर स्पेशल, सुपर ह्यूमन। थैंक यू वेरी मच।